तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड सब्जेक्ट, जिसका नाम है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स एंड एल्गोरिदम, जिसका सब्जेक्ट कोड है बीसीए S 102T। तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट वन से। तो यूनिट वन का नाम है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हिस्ट्री पे बात करते हैं। तो आपको सी लैंग्वेज की हिस्ट्री पता होनी चाहिए। हिस्ट्री यानी कि सी लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, कब हुई, और उससे पहले कौन सी लैंग्वेजेस थी। तो यहाँ पे हमने एक फ्लो चार्ट जैसा कुछ बनाया है। तो सी लैंग्वेज की कहानी शुरू होती है 1958 से, जब एल्गोज नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई 1958 में। उसके बाद बीसीपीएल नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुई 1966 में। बीसीपीएल यानी कि बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो सिंपल मशीन इंस्ट्रक्शन जनरेट करने के लिए डिजाइन हुई थी। इसके बाद 1970s में बीसीपीएल को मॉडिफाई करके बी लैंग्वेज क्रिएट किया गया, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को के डेवलपमेंट के लिए यूज हुई। तो 1970s में बी लैंग्वेज डेवलप हुई। उसके बाद 1972 में कुछ ऐसा हुआ जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। बेल लैब्स के साइंटिस्ट डेनिस रिची ने 1972 में बी लैंग्वेज थी जो 1970s में डेवलप हुई थी, उसको इम्प्रूव करके सी लैंग्वेज बनाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सी लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई। ये इन सारी लैंग्वेजेस से ही सी लैंग्वेज आई है। यानी कि 1972 में बेल लेबोरेटरीज, जो कि कहाँ है, अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में है। तो वहाँ के एक साइंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची। उन्होंने 1972 में बी लैंग्वेज जो पहले से डेवलप हो चुकी थी, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करके सी लैंग्वेज को डेवलप किया। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज का यहाँ पे डेट यहाँ पे देख सकते हैं 1972 है, डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। तो हिस्ट्री में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए सी लैंग्वेज में। तो हिस्ट्री हमने देख लिया है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर यानी सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी इसको अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। इसके बाद देखते हैं फंक्शन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक। तो सी लैंग्वेज को हम फंक्शन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि फंक्शंस को हम लोग एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। हमारे प्रोग्राम में एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और हमारे कोड को ऐसे ऑर्गेनाइज करता है ताकि हम स्मॉलर मैनेजेबल पार्ट्स बना सकें फंक्शन के फॉर्म में, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। यानी कि अलग अलग पर्पस के लिए हम अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं। तो इसलिए हम फंक्शन को एज ए बिल्डिंग ब्लॉक कंसीडर करते हैं। तो ये कारण है। तो फंक्शन एज ए बिल्डिंग ब्लॉक हम क्यों कंसीडर करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, फॉर क्रूशियल रोल इन स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कोड इनटू स्मॉलर मैनेजेबल एंड रीयूजेबल कंपोनेंट्स। तो इससे मॉड्यूलरिटी और कोड रीयूजेबिलिटी भी बढ़ती है हमारे प्रोग्राम की। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं फंक्शन के, इसलिए हम इसे फंक्शन एज ए बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं सी लैंग्वेज को। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट वन के, जैसे लैंग्वेज फंडामेंटल्स, लाइक टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट, डेटा टाइप्स, कमेंट्स। तो टोकन के बारे में यहाँ पे आप देख सकते लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन है, डिफाइन टोकन्स इन सी, लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन विथ एग्जांपल। तो टोकन क्या होता है? टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द सी प्रोग्राम। एक बेसिक सी डिफिनेशन है टोकन्स की। तो कुछ टोटल 6 टाइप ऑफ टोकन होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यहाँ पे उनके डिटेल्स दिया हुआ है। सबसे पहला है कीवर्ड, एक टोकन होता है। तो कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड एक रिजर्व वर्ड होता है जिसके कुछ स्पेसिफिक मीनिंग पर्पस होते हैं, जैसे इंट, रिटर्न। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम अब वेरिएबल के नाम के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। ये रिजर्व वर्ड्स हैं जिसकी कुछ स्पेशल मीनिंग होती है। जैसे रिटर्न फंक्शन में कुछ रिटर्न करने के लिए इस कीवर्ड का यूज होता है। इंट डेटा टाइप है, यानी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होता है। यानी कि मतलब ये है कि हम इंट नाम से कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, रिटर्न नाम से कोई वेरिएबल या किसी फंक्शन का नाम नहीं रख सकते। तो ये सारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं। टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब दूसरा टोकन है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर यानी कि नेमिंग ऑफ द वेरिएबल और फंक्शन हम आइडेंटिफायर करते हैं। यानी कि फंक्शंस का कैसे नाम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं, उनकी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, वो सारे आइडेंटिफायर्स में आती हैं। तीसरा है कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि वो वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज ना हो किसी प्रोग्राम में, यानी कि एक बार जो डिक्लेयर हो जाएगी वही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
तो हम उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। स्ट्रिंग क्या होते हैं? स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं HELLO, ये एक एक कैरेक्टर है, इसके सीक्वेंस को हम स्ट्रिंग बोलेंगे, इसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद है पांचवा है ऑपरेटर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म के लिए बेसिकली ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स होते हैं जिनका यूज दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेशन करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये इक्वल टू लॉजिकल ऑपरेटर है, इन सब का यूज करते हैं। पंक्चुएशंस क्या होती हैं? पंक्चुएशन यहाँ पे देख सकते हैं, सेमी कॉलन, कॉमा, पैरेंथेसिस, अलग अलग जगह पे यूज होता है इन सब का चीज। जैसे सेमी कॉलन इंट ऑफ द स्टेटमेंट के पास यूज होता है। कॉमा यानी कि हम जब क्या करते हैं, किसी फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं तो कॉमा का यूज करते हैं, एक से ज्यादा पैरामीटर पास करते हैं तो। पैरेंथेसिस फंक्शन के आगे, फंक्शन के नाम के बाद पैरेंथेसिस लगाते हैं ताकि ये पता चले कि वो फंक्शन है। ये होते हैं कुछ टोकन्स। तो टोकन्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए। कीवर्ड्स 32 होते हैं टोटल, ये आपको पता होने चाहिए। कुछ कीवर्ड्स के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे इफ, एल्स, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिनका नाम हम यूज नहीं कर सकते एज अ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर यानी कि नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स और फंक्शंस। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर्स होते हैं ताकि हम उसमें हमारे अपना वैल्यू को स्टोर करा सके, वेरिएबल्स की वैल्यूज को। तो वेरिएबल्स आर द कंटेनर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। Constant constants are a special type of variable where values cannot be changed during the program. तो कांस्टेंट होते हैं। डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स हमें ये डिफाइन करते हैं कि कोई वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा। जैसे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के डेटा टाइप हैं, जैसे इंट, फ्लोट, डबल, कैर। जैसे इंट इंटीजर टाइप के ही वैल्यूज को स्टोर करता है, फ्लोट फ्लोटिंग नंबर्स को स्टोर करता है, कैर कैरेक्टर को स्टोर करता है। तो डेटा टाइप हमें ये बताता है कि एक वेरिएबल किस तरह के वैल्यूज को स्टोर करेगा। कमेंट्स, कमेंट्स अनएग्जीक्यूटेबल ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता है, इग्नोर बाय कंपाइलर होता है, जिसका काफी यूजफुल होता है प्रोग्राम में हमारे। तो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फर्स्ट यूनिट के। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहला है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम विद एन एग्जांपल। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम आपको बनाना है और उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो सी प्रोग्राम में सबसे ऊपर आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि हैज इंक्लूड stdio.h, यानी कि कोई भी हेडर फाइल को इंक्लूड करना। तो सबसे पहले हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैज इंक्लूड, इसका दूसरा नाम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इसके कुछ अलग भी मीनिंग होते हैं जो कि आप सेकंड सेमेस्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके ऊपर एक चैप्टर है पूरा कंप्लीट। तो अब एक लिए बता देते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सी प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले एग्जीक्यूट होता है। ये डायरेक्टिव कंपाइलर को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता है कि कैसे कोड प्रोसेस करना है, और इन्हें हैज सिंबल से स्टार्ट किया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना जानिए कि हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं stdio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया गया है, और इस हेडर फाइल में प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, जिनका यूज करने के लिए हम इन्हें इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम में। ग्लोबल डिक्लेरेशन, यदि कुछ ग्लोबल डिक्लेरेशन करना है तो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को नीचे उसे डिक्लेयर कर देते हैं। मेन फंक्शन उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेन फंक्शन स्टार्ट है, उसका रिटर्न टाइप इंट मेन फंक्शन, और इसके बाद करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज, और उसके बीच में पूरा बॉडी। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं हेडर फाइल को इंक्लूड किया गया है, मेन फंक्शन और इसके अंदर स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया गया है एक यूजर डिफाइंड फंक्शन बना के, ग्रीट नाम का फंक्शन। यहाँ पे फंक्शन कॉल है और इसकी यहाँ पे डिफिनेशन और डिक्लेरेशन है। ये स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम है। एक और क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से, डिफरेंशिएट बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर इन सी। तो कीवर्ड और आइडेंटिफायर में डिफरेंट क्या होता है? तो कीवर्ड जैसा कि मैंने अभी बताया रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो कि प्री डिफाइन होते हैं इन सी लैंग्वेज में, जिनकी कुछ स्पेशल मीनिंग्स होती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इफ, एल्स, फॉर, रिटर्न, व्हाइल, डू, ये सारे कीवर्ड्स हैं। टोटल 32 होते हैं सी लैंग्वेज में। आइडेंटिफायर वही क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड नेम्स फॉर वेरिएबल्स एंड फंक्शन, यानी कि यूजर द्वारा जो वेरिएबल का नेम रखा जाता है और फंक्शन का जो नेमिंग होता है, वो सारी चीजें आइडेंटिफायर में कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स, डेटा टाइप्स इन सी, प्रोवाइड एग्जांपल ऑफ ईच। तो डेटा टाइप्स इन सी में आप पढ़े होंगे इंट, फ्लोट, डबल, कैर, ये सारी चीजें डेटा टाइप्स हैं। तो ये किस लिए यूज होती है? इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए इंट होता है, डेसिमल नंबर को स्टोर करने के लिए फ्लोट होता है, सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप को हम यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं
एक वेरिएबल ए डिक्लेयर किया गया है जिसका डेटा टाइप इंट है, उसमें 10 यानी कि एक इंटीजर वैल्यू को असाइन किया गया। वैसे ही फ्लोट में भी इक्वल टू 3.14 एक फ्लोटिंग नंबर है जिसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। कैर सी में देखिए यहाँ पे एक कैरेक्टर को स्टोर किया गया है ए। तो ये सारी चीजें डेटा टाइप्स कहलाती हैं जिसमें हम लोग स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, राइट ए सी प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ कमेंट्स। तो कमेंट्स को कैसे यूज करते हैं अपने सी प्रोग्राम में। तो कमेंट जनरली टू टाइप्स के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन को हम लोग डबल स्लैश से स्टार्ट करते हैं, यानी कि डबल स्लैश लगा के कुछ हम लिखते हैं तो वो एक सिंगल लाइन कमेंट होता है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होता है कंपाइलर के द्वारा। वहीं हमारे पास जब एक लाइन से ज्यादा बड़ा कमेंट होता है तो हम मल्टी लाइन कमेंट यूज करते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं स्लैश स्टार से स्टार्ट करते हैं और इसके बीच में कमेंट लिखते हैं और एंड करते हैं स्टार स्लैश से। तो ये सिंटेक्स होते हैं मल्टी लाइन कमेंट का। तो यहाँ पे यूनिट वन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब यूनिट टू का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट टू का नाम है ऑपरेटर्स एंड बिल्ट इन फंक्शंस। तो ऑपरेटर्स एंड बिल्ट इन फंक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स में उनके टाइप्स, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, ये सारी चीजें हैं। तो ऑपरेटर्स के टाइप्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा ऐसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जैसे अरिथमेटिक, रिलेशनल, ये सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। अरिथमेटिक यानी कि दो ऑपरेंड के बीच में अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑपरेटर्स का यूज होता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, ये सारे चीजें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। वही रिलेशनल ऑपरेटर्स यानी कि दो वैल्यूज के बीच में रिलेट करना कि कौन बड़ा या कौन छोटा या जैसा रिलेशन हो, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। यानी कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। वहीं लॉजिकल ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर, ये और है, ये नॉट, ये सारे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ये कुछ टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटर्स हम देख लिया। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बिटवीन टू वैल्यूज। तो ऑपरेटर्स जनरली यूनरी, बाइनरी और टर्नरी, तीन तरह के ऑपरेटर्स में डिवाइड किया गया है, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। यूनरी यानी कि सिर्फ एक ऑपरेंड के ऊपर जो ऑपरेशन होता है ये यूनरी ऑपरेटर्स के द्वारा होता है। बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में होता है तो उसे हम बाइनरी ऑपरेटर कहते हैं। और टर्नरी ऑपरेटर में तीन ऑपरेंड होते हैं तो उसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तब यूनरी के एग्जांपल में आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिख जाएगा, जैसे कि एक की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने के लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, प्लस प्लस, तो ये यूनरी ऑपरेटर है। वही बाइनरी ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच में होता है, जैसे यहाँ पे एक ऑपरेंड ये है और एक ऑपरेंड ये है। जो वैल्यूज होती हैं उन्हें हम ऑपरेंड बोलते हैं और ये जो बीच में सिंबल होता है उसे ऑपरेटर बोलते हैं। और ऑपरेशन इन दोनों वैल्यूज के बीच में परफॉर्म हो रहा है तो एक बाइनरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में तीन ऑपरेंड रहेंगे, उसे हम टर्नरी ऑपरेटर बोलेंगे, जैसे उसे हम अभी आगे देखेंगे। तो अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हैं। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी आपको पता होना चाहिए कि किसकी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ज्यादा है। जैसे ऑपरेटर्स इतने सारे हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, मॉडुलस। तो जिसकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होगी सबसे पहले वही कैलकुलेट होगा, वही वाला ब्लॉक ऑफ एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगा तो प्रेसिडेंस में होता है। यानी कि सबसे पहले इसमें जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होते हैं इनकी प्रेसिडेंस हाई होती है एज कम्पेयर टू प्लस और माइनस, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेटर से ज्यादा प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की होती है। तो प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिव यानी कि किस डायरेक्शन में कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। बिल्ट इन कुछ फंक्शंस होते हैं सी प्रोग्राम में, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट कैर, पुट कैर। तो इन सब के बारे में पता होना चाहिए आपको। प्रिंट एफ का यूज करते हैं हम लोग मैसेज को प्रिंट करने के लिए, जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का लाइब्रेरी फंक्शन है। वहीं स्कैन एफ यूज करते हैं हम, क्या कहते हैं, इनपुट करने के लिए यूजर द्वारा कोई भी वैल्यू को, तो स्कैनर का यूज करते हैं। वहीं गेट कैर और पुट कैर हम लोग सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट करने के लिए गेट कैर यूज करते हैं और पुट कैर का यूज करते हैं सिंगल कैरेक्टर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। इसके बाद है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इंक्लूड करते हैं हेडर फाइल्स को, या हैश डिफाइन का यूज करते हैं कोई कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करने के लिए, तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं।
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विद सोल्यूशन ये वाला हमने डिस्कस कर लिया है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है और यहाँ पे एडिशन वाला ऑपरेटर का यूज करके एडिशन परफॉर्म किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट यूजिंग स्कैनफ एंड डिस्प्ले आउटपुट यूजिंग प्रिंटफ। यानी कि स्कैनफ और प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना है हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया गया है हैज इंक्लूड stdio.h। इसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट किया गया है, रिटर्न टाइप इंट है। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया इंट नम, डेटा टाइप इंट है, वेरिएबल का नेम नम है और यूजर को एक मैसेज दिया गया है प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके इंटर अ नंबर और स्कैनफ फंक्शन का यूज करके उस नंबर को स्टोर करा लिया गया है नंबर वाले वेरिएबल नम वाले वेरिएबल में और फिर से प्रिंट कर दिया गया है उस नम को। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिंपल एग्जांपल है स्कैनअप और प्रिंटअप फंक्शन का यूज करने का। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हेडर फाइल्स इन सी। तो हेडर फाइल्स का क्या सिग्निफिकेंस है यानी कि इंपॉर्टेंस है सी लैंग्वेज में। तो हेडर फाइल्स लाइक stdio.h प्रोवाइड definition and declaration of for standard functions like printf और scanf। तो जैसा कि आप जानते हैं printf और scanf फंक्शन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के फंक्शंस हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं फंक्शन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। तो हम अपने प्रोग्राम में जो मेन फंक्शन के अंदर जो लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करते हैं। तो कॉल तभी हो पाएगा जब किसी फंक्शन की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन पहले से हो। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन और डिक्लेरेशन होती हैं ये प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन के, वो सारी चीजें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में इंक्लूड होती हैं। तो वही सेम चीज लिखी हुई है हेडर फाइल्स लाइक stdio.h provide definition and declaration for standard functions like printf और scanf। तो इसीलिए हम इजीली इसे फंक्शन कॉल कर लेते हैं डायरेक्टली बिना इसकी डेफिनेशन और डिक्लेरेशन बनाए, क्योंकि वो पहले से ही स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब यूनिट 3 में देखते हैं। यूनिट 3 कंप्लीटली कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, जिसमें इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच, ये सारी चीजें आती हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इफ ये सारी चीजें कंडीशन चेक करके किसी ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करती हैं। यानी कि इफ यहाँ पे लिख के हम इसके अंदर कंडीशन लगाते हैं, यदि कंडीशन ट्रू होगी तभी इसके ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा और यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स वाले ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये सारी चीजें इफ एल्स में आती हैं। नेस्टेड इफ में यानी कि इफ के अंदर फिर से इफ, नेस्टेड इफ के नेस्टेड जहां लिखा हुआ आपको दिख जाए यानी कि उसके अंदर वही सेम चीज। तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब इफ के अंदर इफ के अंदर कंडीशन चेक होने के बाद फिर से दूसरी एक और कंडीशन जब चेक होगी तब उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो वो सारी चीजें नेस्टेड इफ में आती हैं। स्विच जब ज्यादा कंडीशन चेक करना होता है तो इफ एल्स से ज्यादा ज्यादा इफिशिएंट स्विच स्टेटमेंट होती है। इसमें हम लोग अलग अलग केस यूज करके अपने प्रोग्राम को बनाते हैं। तो स्विच भी कुछ हद तक इफ एल्स जैसा ही होता है। तो ये डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में आते हैं। और दूसरा है लूपिंग स्ट्रक्चर। लूपिंग यानी लूप लगाने के लिए हमारे पास 3 तरह के अलग अलग लूप्स हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। और नेस्टेड लूप भी होता है यानी कि लूप के अंदर फिर से लूप, यानी कि इन्हीं को भी किसी के अंदर कर देंगे तो नेस्टेड लूप कहलाएगा। तो मेनली 3 ही होते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। तो सबके अलग अलग सिंटेक्स होते हैं, सिंटेक्स आपको सबके पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वाइल और डू वाइल में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। तो इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं वाइल चेक द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूटिंग द लूप। यानी कि जो वाइल लूप होता है उसमें सबसे पहले कंडीशन चेक की जाती है, फिर जब कंडीशन ट्रू होती है तभी उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। लेकिन डू वाइल में ऐसा नहीं होता है। डू वाइल में यहाँ पे देख सकते हैं डू वाइल का एक एग्जांपल है, डू वाइल एग्जीक्यूट द लूप बॉडी एट लीस्ट वंस, यानी कि कम से कम एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा बिफोर चेकिंग द कंडीशन। यानी कि डू वाइल लूप में कंडीशन बाद में चेक हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डू वाइल लूप है। सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा एग्जीक्यूशन, यहाँ से इंट आई इक्वल टू 1 डिक्लेयर होगा, इसके अंदर कोड आएगा, कोई की कंडीशन नीचे चेक हो रही है तो यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगा 1। इसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी आई इज लेस देन इक्वल टू 5। यदि ये कंडीशन ट्रू तो है तो अंदर फिर से एग्जीक्यूशन होगा, यदि ये कंडीशन फॉल्स हुई तब भी एक बार इसके अंदर का जो कोड हो एग्जीक्यूट होगा। यही मेन डिफरेंस है वाइल और डू वाइल में। execute the loop body at least once body before checking the condition, यानी कंडीशन चेक करने से पहले एक बार, कम से कम एक बार ये कोड एग्जीक्यूट होता है डू वाइल लूप के अंदर की बॉडी। वही वाइल लूप में ऐसा नहीं होता है।
जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक एक भी बार उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यही मेन डिफरेंस है वाइल और डू वाइल का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आया करता है। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे। तो वाइल और डू वाइल में हम डिफरेंस देख लिए। फॉर लूप क्या होता है, इसमें तीनों चीजें एक ही लाइन में लिखते हैं हम लोग, इनिशियलाइजर और कंडीशंस और इंक्रीमेंट, यानी कि तीन चीज हम एक ही लाइन में लिख देते हैं फॉर लूप में। तो ये सिंपलेस्ट लूप होता है तीनों से, यानी कि वैल्यू को इनिशियलाइज हम एक ही लाइन में करते हैं, उसी सेम लाइन में कंडीशंस भी चेक करते हैं, कंडीशंस भी लिख देते हैं और इंक्रीमेंट भी इसी लाइन में लिख देते हैं। तो फॉर लूप का ये सिंटेक्स होता है। तो सिंटेक्स भी आपको पता होना चाहिए कैसे होता है। कुछ स्पेशल स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, एग्जिट, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए ये क्या होती हैं। ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। ब्रेक, ब्रेक का यूज तब करते हैं जब किसी कंडीशन पे, जैसे मान लीजिए इफ ए इज ग्रेटर देन 5, ये कंडीशन जब ट्रू हो जाए यहाँ पे हम ब्रेक कर देते हैं, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। लूप टर्मिनेट का मतलब इस लूप से बाहर निकल जाएगा। ब्रेक जहां पे ब्रेक वाला जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो कोई भी लूप जो होगा उस वो टर्मिनेट हो जाएगा वहीं उसी वक्त। अ, तो टर्मिनेशन के लिए ब्रेक का यूज करते हैं। किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम टर्मिनेट करना चाहते हैं तो ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। कंटिन्यू जब हम करेंगे तो ये स्किप करने के लिए होता है, कोई एक स्टेप को स्किप कर सकते हैं हम कंटिन्यू करके, यानी कि उसके बाद का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट एक इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका ब्लॉक ऑफ कोड। जो भी फॉर लूप कोई भी लूप लगाए हैं तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। कंटिन्यू कंटिन्यू में हम स्किप कर देते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। गो टू में जब हम कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना चाहते हैं एग्जीक्यूशन को, तो हम लोग गो टू का यूज करते हैं। यानी कि जब कंपाइलर एग्जीक्यूट करते करते यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पे गो टू लिख दिए हैं कि गो टू, यहाँ से कोई एक लेबल लगा के वहां पे भेज देंगे तो डायरेक्ट एग्जीक्यूशन वहां चला जाएगा और वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो गो टू स्टेटमेंट का यूज होता है ताकि हम लोग एग्जीक्यूशन को, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकें। एग्जिट का यूज करते हैं हम लोग प्रोग्राम को एग्जिट करने के लिए। जहाँ एग्जिट एग्जीक्यूट होगा वहां पे आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ब्रेक और एग्जिट में कभी कभी डिफरेंस आ जाता है। ब्रेक जो होता है वो आपको लूप या कोई कंट्रोल स्ट्रक्चर को एग्जिट करने के लिए ब्रेक का यूज होता है, टर्मिनेट करने के लिए। एग्जिट होता है जो पूरे प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। तो ये दो ये बेसिक डिफरेंस है ब्रेक और एग्जिट में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यूजिंग इफ एल्स। यानी कि आपको प्रोग्राम बनाना है चेक करने वाला कि एक कोई नंबर जो इनपुट हो रहा है वो पॉजिटिव है कि निगेटिव है या फिर जीरो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, नंबर नम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके इंटर नंबर मैसेज प्रिंट करेंगे और स्कैनफ फंक्शन का यूज करके उस नंबर को नम वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और यहाँ पे कंडीशन स्टार्ट होती है, कंडीशन चेक करेंगे इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो। यदि नंबर वो जो इनपुट हुआ जीरो से बड़ा हुआ तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज पॉजिटिव, यानी कि हर पॉजिटिव नंबर जीरो से बड़ा होता है। तो यहाँ पे उसी कंडीशन लगाई गई। इफ एल्स, एल्स इफ यानी कि एक और कंडीशन लगाई गई है, नंबर इज लेस देन जीरो, यानी कि जो नंबर यूजर ने इनपुट किया वो जीरो से छोटा हुआ तो वो उसका प्रिंट करेंगे नंबर इज निगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हैं करली ब्रेसेस नहीं लगाया गया है। करली ब्रेसेस जब एक स्टेटमेंट होती है किसी भी इफ एल्स कंडीशन में तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट के लिए कर्ली ब्रेसेस लगाना जरूरी नहीं होता है, चाहे तो आप लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक स्टेटमेंट में एक ही लाइन ऑफ कोड है, जैसे प्रिंट ऑफ, इसीलिए हमने कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे अवॉइड किया है। और लास्ट में एल्स वाली में, यानी कि दोनों जब कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तो प्रिंट होगा नंबर इज जीरो, यानी कि जब नंबर जीरो से बड़ा होगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी, नंबर इज पॉजिटिव प्रिंट हो जाएगा। और नंबर जब जीरो से छोटा होगा तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी और नंबर इज निगेटिव प्रिंट हो जाएगा। जब ये दोनों कंडीशन नहीं ट्रू होंगी, यानी कि नंबर जीरो होगा तभी ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही हैं, तो आपका प्रिंट हो जाएगा नंबर इज जीरो। तो ये सिंपल प्रोग्राम है पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो चेक करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ अ नंबर यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप का यूज करके हमें मल्टीप्लीकेशन टेबल प्रिंट करनी है, यानी कि टू का टेबल या थ्री का टेबल, जो भी यूजर नंबर इनपुट करे उसका टेबल हमें प्रिंट कर देना है। टेबल यानी कि 3, 6, 9, 12, यानी कि किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम एक एन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम लोग
स्कैनर शुरू से बताते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड किया है stdio.h, क्योंकि इसमें प्रिंटअप और स्कैनर जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं जिनका हम यूज कर सके अपने प्रोग्राम में। यहाँ पे मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे हमने n और i नाम का दो वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट डेटा टाइप का, और प्रिंटअप फंक्शन का यूज करके हमने इंटर नंबर मैसेज प्रिंट किया है, और स्कैनर फंक्शन का यूज करके जो नंबर यूजर इनपुट करेगा उसे हम लोग n जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसमें हम लोग स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ पे n वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और लूप यहाँ पे चलाया है i इक्वल टू 1 से लेके i इज लेस देन इक्वल टू 10 तक, यानी कि ये फॉर लूप है 1 से लेके 10 तक चलेगा। और हर एक आइटरेशन में यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया गया है, यानी कि हर आइटरेशन में i की वैल्यू एक एक से बढ़ती जाएगी। पहले आइटरेशन में 1 रहेगी, दूसरे में 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ऐसे करते करते 10 तक जाएगी। और जब 10 के बाद 11 होगी तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी i की वैल्यू 1 है। सबसे पहले एग्जीक्यूशन कैसे होता है वो मैं फॉर लूप में बताता हूँ आपको। तो स्कैनफ में स्टोर हो जाएगी वैल्यू n में, अब यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा, i की वैल्यू 1 इनिशियलाइज होगी। इसके बाद कंडीशन चेक होती है, यहाँ से एग्जीक्यूशन यहाँ जाएगा और चेक करेगा कंडीशन क्या ट्रू है, i इज लेस देन इक्वल टू 10। तो i कंडीशन ट्रू है, i छोटा है 10 से। तो इसके बाद यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है अंदर की बॉडी में, और ये प्रिंटफ क्या हो जाएगा परसेंट डी एक्स, यानी कि परसेंट डी एक्स परसेंट डी। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्रिंट होते हैं। परसेंट डी की जगह पे यहाँ पे एन की वैल्यू प्रिंट होगी। एन क्या हमारा है, मान लीजिए हमने थ्री थ्री इनपुट किया था, तो यहाँ पे परसेंट डी की जगह पे ये एन की वैल्यू प्रिंट होगी, तो एन हमारा क्या है 3 है। और ये एक्स ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। और इस परसेंट डी की जगह पे हमारा प्रिंट होगा आई, आई की वैल्यू सबसे पहले 1 है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। और इस परसेंट डी की जगह पे हमारा प्रिंट होगा एन इंटू आई, यानी कि एन इंटू आई करने पे क्या आ रहा है, एन की वैल्यू 1 है, आई की वैल्यू यहाँ पे इक्वल टू प्रिंट हो जाएगा, ये वाला इक्वल टू, और परसेंट डी की जगह पे एन इंटू आई। तो एन 3 है, आई 1 है, तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद एग्जीक्यूशन आपका यहाँ पे आएगा क्लोजिंग करली ब्रेसेस पे, तो इसके बाद चला जाएगा डायरेक्टली इंक्रीमेंट वाले ऑपरेटर पे। तो यहाँ पे आके आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा। फिर से यहाँ से कंडीशन फिर से यहाँ पे चेक होगी, तो कंडीशन चेक होगी कि क्या 2 10 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो फिर से वही सेम चीज होगी। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई है, एन की वैल्यू तो 3 ही रहेगी, आई की वैल्यू अब हो गई है 2, और एन इंटू आई यानी कि 3 इंटू टू करेंगे तो 6 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते लास्ट में 3 इंटू 10 होके और 30 प्रिंट हो जाएगा। और जब आई की वैल्यू जब फिर से इंक्रीमेंट होकर 11 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो आपके पास 3 का टेबल ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा। तो ये टेबल प्रिंट करने का एक सिंपल सा प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में, किसी भी नंबर। तो यहाँ पे चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप चलते हैं यूनिट 4 पे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुछ टेक्निक्स दी हुई हैं यूनिट 4 में। जैसे यहाँ पे तीन तरह की अलग अलग टेक्निक्स हैं। सबसे पहले ट्रायल एंड एरर, दूसरा है ब्रेन स्टॉर्मिंग, तीसरा है डिवाइड एंड कंकर। चलिए एक एक को बारी बारी देखते हैं। तो ट्रायल एंड एरर में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रायल एंड एरर, ट्रायल मतलब ट्राई करते रहते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, जब तक एक बेस्ट सोल्यूशन ना आ जाए तब तक ट्राई करते रहते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कहलाती है। तब तक ट्राई करते रहे जब तक एक बेस्ट सोल्यूशन, डिजायरेबल सोल्यूशन ना आ जाए। तो इस टेक्निक में यही सिंपली होता है, ट्रायल एंड एरर, ट्राई करते रहिए जब तक आपको बेस्ट सोल्यूशन ना मिल जाए। दूसरी टेक्निक है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को ग्रुप ऑफ पीपल को हम लोग दे देते हैं और सबके सोल्यूशन को देखते हैं कि कौन सबसे अच्छा कर रहा है। यानी कि इसमें एक कोलाबोरेशन होता है, सब लोग एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, उसको उस सोल्यूशन को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग ये चीज होती है। तीसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है डिवाइड एंड कॉन्कर। तो डिवाइड एंड कॉन्कर सबसे ज्यादा पॉपुलर टेक्निक है। इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, और जो ये अलग अलग पार्ट्स हैं इनको हम लोग अलग अलग सॉल्व कर देते हैं, तो सबका सॉल्व हो जाता है और सारे सोल्यूशन को हम लास्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डिवाइड एंड कनकर में हम क्या करते हैं, एक बड़ी प्रॉब्लम को अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और छोटे छोटे पार्ट को अलग अलग सॉल्व करके इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारे पास जो बड़ी प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन आ जाता है। तो ये तीन तरह की काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, ट्रायल एंड एरर, ब्रेन एंड डिवाइड एंड कनकर। दूसरा टॉपिक है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। तो एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम,
मैथमेटिकल प्रॉब्लम और एनी अदर प्रॉब्लम, तो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम के लिए, उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं। इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 5-6 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आपको याद होने चाहिए, जो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज में। और वहीं फ्लो चार्ट क्या होता है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम प्रोसेस का फ्लो का, यानी कि प्रोसेस के फ्लो का हम लोग एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। तो इसके भी अलग अलग सिंबल्स होते हैं, अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग सिंबल्स होते हैं, जैसे ओवल स्टार्ट और एंड करने के लिए होता है, रेक्टेंगल होता है किसी प्रोसेस को डिनोट करने के लिए, यानी कि जहाँ कैलकुलेशन होती है उसे रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। पैरेललोग्राम में इनपुट और आउटपुट के लिए होता है। डायमंड शेप जो होता है डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के लिए होता है। वो अलग अलग सिंबल्स आपको पता होने चाहिए किसके लिए यूज होता है, जो कि हम डिटेल में पढ़ चुके हैं इसके बारे में, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट के। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग नोटेशन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 का। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जो आपका प्रोग्राम है वो कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि आपका जो प्रोग्राम है कितना स्पेस ले रहा है, कंप्लीटली प्रोग्राम जो है, जितने लाइन जितना बड़ा प्रोग्राम होगा उतनी ज्यादा स्पेस लेगा। तो हम लोग ऑप्टिमम वैल्यू यूज करते हैं, यानी कि कम से कम टाइम ले और कम से कम जगह ले, उस कोड को अच्छा मानते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में। और वहीं पी नोटेशन क्या होता है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और जो स्पेस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसी को हम लोग इफिशिएंटली करने के लिए विगो नोटेशन का यूज करते हैं। विगो नोटेशन एक नोटेशन है जो कि हमें फैसिलिटी देता है कि हम डिफाइन कर सकते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं सोल्यूशन के साथ। तो एल्गोरिथम के बारे में हमने अभी देख लिया है कि एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम इज ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये एल्गोरिथम की सिंपल डेफिनेशन है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हैं, फाइनाइटनेस, डिफाइनाइटनेस, इनपुट आउटपुट और इफेक्टिवनेस। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्गोरिथम के लिए। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। तो थ्री नंबर्स फाइंड करने का फ्लो चार्ट बनाना है हमें। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो इनपुट थ्री नंबर्स करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, फिर प्रिंट करेंगे लार्जेस्ट नंबर। तो फ्लो चार्ट में जैसा कि आप पढ़े होंगे, कुछ सिंबल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्लो चार्ट बनाते हैं इस प्रॉब्लम का, कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ओवल शेप में हम क्या करते हैं, स्टार्ट लिखते हैं, यानी कि स्टार्ट को डिनोट करने के लिए हम ओवल यूज करते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, इनपुट थ्री नंबर्स, क्योंकि हमें थ्री नंबर्स में चेक करना है कौन सबसे लार्जेस्ट। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम सिंबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी को इनपुट कर लेंगे। यहाँ पे आप लिख लेंगे इनपुट ए बी सी डी, ए बी सी। इनपुट करने के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी कि कंपेयर यानी कि कंपेयर करने के लिए हम लोग डायमंड शेप का यूज करते हैं। यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। जब ए इज ग्रेटर देन बी होगा, कंडीशन ट्रू होगी, तो कंट्रोल इधर फ्लो होगा, यानी कि ट्रू के केस में इधर हो रहा है। तो जब ए बी से बड़ा होगा तो चेक करेंगे क्या ए सी से बड़ा है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे ए इज ग्रेटर देन सी। जब ए इज ग्रेटर देन सी हो जाएगा, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यानी कि इधर ट्रू है, तो हम प्रिंट कर देंगे। प्रिंट करते हैं पैरेललोग्राम में, क्या प्रिंट करेंगे, ए इज ग्रेटर। और जब ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो हम प्रिंट कर देंगे सी इज ग्रेटर। ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे सी इज ग्रेटर प्रिंट कर देंगे, आउटपुट हो रहा है ये सारी चीजें। ये जब कंडीशन ट्रू होगी तो ए इज ग्रेटर होगा, और ये जब फॉल्स हो जाएगी तो सी इज ग्रेटर। वहीं जब ये यही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी ए इज ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कंट्रोल को हम इधर लाएंगे, यहाँ पे फॉल्स करेंगे, यानी कि ए बी से छोटा है, यानी कि बी बड़ा है ए से। तो अब चेक करेंगे क्या बी सी से भी बड़ा है, तो यहाँ पे चेक करेंगे डायमंड शेप में, क्या बी इज ग्रेटर देन सी। तो बी इज ग्रेटर देन सी लिखेंगे। यदि ये ट्रू हो जाएगा तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे बी इज ग्रेटर। यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे सी इज ग्रेटर, यानी कि बी जब सी से ग्रेटर नहीं हुआ तो सी ग्रेटर कहलाएगा सबसे। और लास्ट में हम ला के इधर सबको मिला के
क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ये पूरा सिंपल पूरा कंप्लीट फ्लो चार्ट है लार्जेस्ट ऑफ थ्री नंबर फाइंड करने का। सबसे पहले स्टार्ट किया हमने, फिर यहाँ पे इनपुट किया एबीसी, और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक हुई ए इज ग्रेटर देन बी। जब ट्रू होगा तो इधर जाएगा और फॉल्स होगा तो इधर जाएगा। ट्रू होगा इसका मतलब ए बड़ा है बी से तो इधर आएगा। तब ए को हम सी से चेक करेंगे। जब सी से बड़ा हो जाएगा तो प्रिंट कर देंगे ए इज ग्रेटर। यदि सी से छोटा हुआ यानी कि सी सबसे बड़ा हुआ तो सी को प्रिंट कर देंगे सी इज ग्रेटर। वैसे ही जब यही वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि ए सी बी से बड़ा नहीं है, तो हम बी को चेक करेंगे क्या बी सी से बड़ा है। तो जब बी सी से बड़ा होगा तो हम बी को प्रिंट कर देंगे लार्जेस्ट, नहीं तो सी लार्जेस्ट, और लास्ट में स्टॉप कर देंगे। तो ये है फ्लो चार्ट। तीसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन बिग ओ नोटेशन विद एन एग्जांपल। तो बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंट करता है वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बिग ओ नोटेशन का यूज करते हैं, जैसा कि हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर ए लूप आइटरेटिंग एन टाइम्स, यानी कि कोई लूप जो है एन टाइम्स आइटरेट कर रहा है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ये ओ एन, ये ओ एन है, ऐसे डिनोट करते हैं हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये सारी चीजें बिगो नोटेशन में आती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक थे चैप्टर 4 के, जो कि था इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब चलते हैं चैप्टर 5 पे, जो कि चैप्टर 5 का नाम है सिंपल अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे बेसिक अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स इसमें हैं। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, फैक्टोरियल के जो हैं कुछ इंपॉर्टेंस हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना जनरली क्वेश्चन आता रहता है हमेशा। एल्गोरिदम्स एंड फ्लो चार्ट्स फॉर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, और एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के लिए, ये भी सारी चीज़ें आती हैं। प्राइम नंबर जीसीडी पास्कल ट्रायंगल, उसमें से भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर्स का। तो ये प्राइम नंबर ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये फैक्टोरियल का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 5 से। जीसीडी पास्कल ट्रायंगल ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फैक्टोरियल का फैक्टोरियल के यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले वही हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, एज इंक्लूड stdio.h, इंट फंक्शन, मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए एन वेरिएबल एक डिक्लेयर करेंगे, ताकि उसमें हम उस यूजर से इनपुट करें कोई नंबर जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है, और उसे स्कैनफ फंक्शन का यूज करके स्टोर कर लेंगे उस नंबर को एन वेरिएबल में। अब हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे, उसलिए हमने आई को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया था। चाहे तो आप यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इंट आई इक्वल टू 1। हमने यहाँ पहले ही डिक्लेयर कर दिए थे आई वेरिएबल को। तो लूप स्टार्ट होगा आई इक्वल टू 1 से लेके, और कहाँ तक चलेगा, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि जो नंबर यूजर इनपुट करेगा। और हर इटरेशन में एक इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू। यहाँ पे फैक्ट हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था और इसकी वैल्यू 1 से इनिशियलाइज की थी। तो यानी कि मान लीजिए हमने 3 इनपुट किया है, 3 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। तो यहाँ पे लूप 1 से लेकर 3 तक चलेगा, और हर आइटरेशन में फैक्टोरियल की वैल्यू, यानी जो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 थी उसमें आई की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी। यानी सबसे पहले आई की वैल्यू 1 रहेगी, और आई की वैल्यू, जैसा कि आप जानते होंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। इसको शॉर्ट हैंड करके हम ऐसे लिखते हैं। तो फैक्ट की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू पहले इटरेशन में 1 है, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। अब जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फैक्ट की वैल्यू 1 है और आई की वैल्यू अब 2 हो चुकी है, तो आई फैक्ट इंटू आई इक्वल हो जाएगा 2। अब जब आई की वैल्यू 3 होगी तो फैक्ट इंटू फैक्ट की वैल्यू अब हो चुकी है 2, तो 2 इंटू फैक्ट आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिंपल फैक्टोरियल फाइंड करने का प्रोग्राम है सी लैंग्वेज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर लूप यहीं से यहीं तक है, और लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल की वैल्यू फैक्ट वेरिएबल में जो है, रिटर्न 0, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये सिंपल प्रोग्राम है फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। एक्सप्लेन द स्टेप्स टू फाइंड जीसीडी यूजिंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम सॉल्यूशन। तो जीसीडी के बारे में हमने, इसके प्रोग्राम हमने पिछले वीडियोस में जो प्रीवियस क्वेश्चन सोल्यूशन किया था उसमें समझा था कैसे जीसीडी फाइंड करते हैं, डिटेल में समझा था। वही सेम स्टेप्स यहाँ पे बताया गया है। डिवाइड द लार्जेस्ट नंबर बाय द स्मॉलर नंबर्स। तो लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर में डिवाइड करेंगे। रिप्लेस द लार्जर नंबर विथ रिमाइंडर, और जो लार्जर नंबर होगा उसको रिप्लेस कर देंगे रिमाइंडर से, और यही प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो इस तरह से हम जीसीडी फाइंड कर लेंगे किसी भी दो नंबर्स के बीच में।
अब चलिए क्वेश्चन चैप्टर 6 जो जिसका नाम फंक्शन है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चैप्टर का नाम फंक्शन है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, और बेसिक टाइप्स ऑफ फंक्शन जैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं और प्री बिल्ट या सिस्टम डिजाइन फंक्शन, यानी यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो उनकी फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सारी चीजें प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। और जो यूजर यानी कि एज अ प्रोग्रामर हम लोग बनाते हैं उसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो जनरली ये दो तरह के फंक्शंस होते हैं। अ, तो ऑन द बेसिस ऑफ कैसे यूज करते हैं, हम तीन तरह से इसको डिवाइड करते हैं। डिक्लेरेशन, मतलब फंक्शन के तीन मेन पार्ट होते हैं: डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। सबसे पहले तो फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं, यानी कि फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसमें पैरामीटर जो होते हैं वो सारे डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद डेफिनेशन, यानी कि एक्चुअल बॉडी जिसमें उसका पूरा कंप्लीट कोड होता है वो डेफिनेशन में होता है। और ये सारी चीजें लिखने के बाद जब उस फंक्शन को यूज करना होता है तो हम फंक्शन कॉल करते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, फंक्शन की बॉडी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक उसे कॉल ना किया जाए, यानी कि जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फंक्शन कॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर पासिंग में क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, दो तरह से पैरामीटर पासिंग होती है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। रिकर्सन क्या होता है और उसका स्कोप ऑफ वेरिएबल, ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज रिकर्सन? राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फिबोनाची सीरीज यूजिंग रिकर्सन। तो यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है आपको रिकर्सन के थ्रू फिबोनाची सीरीज प्रिंट करने का। फिबोनाची सीरीज आपको बता दो क्या होता है: 0 1 1 2 3 5 8। तो इसमें क्या हो रहा है, हर जो पिछले दो नंबर है उनका सम नेक्स्ट नंबर आ रहा है, यानी कि 0 ये +1 हो जा रहा है 1, और ये 1 और ये 1 प्लस होके 2 हो जा रहा है, और ये 1 और ये 2 प्लस होके 3 हो जा रहा है, और ये 2 और 3 होके 5, और ये 3 और प्लस 5 होके 8 हो जा रहा है। वैसे ही नेक्स्ट टाइम आएगा 5 + 8 यानी कि 13। तो इसी को हम फिबोनाची सीरीज बोलते हैं। तो इसको रिकर्सन के थ्रू हमें प्रिंट करना है, तो उसका प्रोग्राम बनाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, कंपलसरी है यदि हम प्रिंटफ और इसका ना फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो अब आ जाते हैं, हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन हमारा मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। यहाँ हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एन और आई। एन में उस नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने फिबोनाची सीरीज के नंबर हमें प्रिंट करने हैं, यानी कि ये जो सीरीज है 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर्स प्रिंट करने हैं फिबोनाची सीरीज का, वो नंबर हम यूजर से इनपुट लेंगे। तो उसे स्टोर करा लेंगे एन वेरिएबल में। अब फॉर लूप जब हम स्टार्ट करेंगे आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन एन तक, यानी कि यूजर ने 10 इनपुट किया तो 10 फिबोनाची सीरीज हम प्रिंट करेंगे। तो क्या करेंगे, जब आई की वैल्यू 0 होगी तो प्रिंट है परसेंट ही फिबोनाची आई, यानी कि आई जीरो टर्म में फिबोनाची सीरीज पे क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पहला ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये फोर्थ इंडेक्स पे है, ये 5 इंडेक्स पे है, ऐसे समझिए। तो 0 में क्या आएगा वो हम इस फंक्शन कॉल से फाइंड करेंगे। तो फंक्शन कॉल यहाँ पे देख सकते हैं कैसे करते हैं। सिंपली फंक्शन का नाम और पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर पास करते हैं। तो जहाँ भी फंक्शन की बॉडी होगी वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन की बॉडी और डिक्लेरेशन यही सेम चीज दोनों है। तो यहाँ पे अब आई आई की वैल्यू 0 थी तो हमने 0 एन में पास कर दिया है, और यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो कंडीशन ट्रू है, 0 एन से छोटा है, तो रिटर्न 0 हो जाएगा, यानी कि रिटर्न एन हो जाएगा, एन की वैल्यू 0 रहेगी तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 0। वैसे ही जब आई की वैल्यू 2 होगी 1 होगी तो 1 यहाँ पे पास होगा, फिर से कंडीशन ट्रू होगी, आई इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 क्या 1 से छोटा या इक्वल है, तो इक्वल है, कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर से वही सेम चीज रिटर्न हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। जब आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब एन में 2 हो जाएगा, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो एल्स वाले कंडीशन में जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, ये इफ वाली कंडीशन है, ये वाली एल्स वाली है, यहाँ पे एल्स लिखने की जरूरत नहीं है यदि कुछ और कोड नहीं है तो यहाँ पे आई एन की वैल्यू अब 2 हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिए फिर से वही सेम फंक्शन कॉल हो रहा है, n-1, यानी कि 2 - 1, यहाँ पे 1 फिर से पास होगा इसमें, इस फंक्शन में, और ये रिटर्न कर देगा 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस होके यहाँ पे जब n-2, यानी कि n की वैल्यू 2 थी, -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 0 पास हो गया यहाँ पे, और जब 0 पास कर दें तो वो भी रिटर्न कर देगा 0, जब पास करेंगे तो 0 रिटर्न कर देगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1 + 1,
तो आएगा 0 + 1 हो जाएगा हमारे पास 1, और ये रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर से प्रिंट हो जाएगा 1। यहाँ पे आई की वैल्यू 0 पे ये प्रिंट हुआ है, आई की वैल्यू पे ये, आई की वैल्यू 2 थी तो ये। अब देखिए 3 पे क्या होता है। जब आई की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पे आई की वैल्यू 3 पास होगी यहाँ पे। इससे पहले वाले इरेज कर देते हैं हम यहाँ पे, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए। तब आई की वैल्यू अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 पास हुई है, तो यहाँ पे एन में अब 3 आ जाएगा। तो कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो कंडीशन फॉल्स है, 3 छोटा नहीं है 1 से, ना ही इक्वल है। तो यहाँ पे ये वाली एग्जीक्यूशन होगी स्टार्ट। तो इसमें क्या होगा देखिए, यहाँ पे एन की वैल्यू अब 3 यहाँ पे आ चुकी है, तो 3 - 1 हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखिए ये 2 जो होगा फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है, वही सेम चीज, और यहाँ पे पास हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, n - 2, यानी कि n की वैल्यू 3 थी, 3 - 2 क्या है, तो 3 - 2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 भी इसी फंक्शन में पास होगा। तो जब ये 1 आ रहा है इस फंक्शन में, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जा रही है, और ये रिटर्न कर दे रहा है 1, मतलब सेम नंबर रिटर्न कर दे रहा है जब n की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, सेम सेम। और ये जब 2 जा रहा है इसके पास, तो फिर से कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, तो फिर से इसमें आ जा रहा है रिटर्न वाले में, रिकर्जन में फिर से वही फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब तो n की वैल्यू आई थी 2, तो 2 जब आएगी तो n - 1 करेंगे, तो n - 1 यानी कि 2 - 1 तो 1 हो जाएगा। फिर से इसको कॉल करेंगे, तो n - 1 यानी 2 - 1 1, 1 जाएगा तो फिर से आएगा 1। और यहाँ पे देखिए जब n - 2 यानी कि n की वैल्यू 2 थी, तो 2 - 2 जीरो कॉल हो रहा है। तो जीरो जब कॉल हो रहा है, तो फिर से वो रिटर्न कर रहा है जीरो, तो उसको हम जब ऐड करेंगे तो 1, 0 + 1 रिटर्न हो रहा है। अब जब 0 + 1 रिटर्न हो रहा है इसको, तो वही फिर रिवर्स करेंगे तब हमारे पास ये रिटर्न करेगा 1। तो हमारे पास यहाँ पे रिटर्न एक्चुअल में आ जा रहा है 1। तो 1 + 1 करेंगे तो हमारे पास अब ये रिटर्न कर देगा 2, इस फंक्शन को जिसने कॉल किया था, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2। ऐसे ही सारी प्रोसेस चलती रहेगी, और अब का फिबोनाची सीरीज प्रिंट होता रहेगा जो नंबर यूजर इनपुट करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो कॉल बाय वैल्यू में क्या होती है, कॉपी जाती है आर्गुमेंट की, यानी कि जो फंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई में जो वैल्यू है उसकी वैल्यू की कॉपी यहाँ पे पास हो रही है इस फंक्शन के अंदर। ये कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल है। कॉल बाय वैल्यू में पास अ कॉपी ऑफ द आर्गुमेंट। और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, पास द एक्चुअल मेमोरी एड्रेस। जब कॉल बाय रेफरेंस हम जब करते हैं तो क्या होता है, जो आई की मेमोरी लोकेशंस होती हैं उसका एक्चुअल एड्रेस चला जाता है वहां पे, और उसमें ऑपरेशन होता है, यानी कि एक्चुअल मेमोरी लोकेशन में सारी मॉडिफिकेशन होने लगती हैं, ना कि उसकी कॉपी में। तो कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में ये डिफरेंस है, इसमें कॉपी जाती है और इसमें एक्चुअल मेमोरी एड्रेस जाता है। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स फॉर द सी प्रोग्रामिंग सिलेबस। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।